Hello, I am Ankit Sharma, founder of AllIndiaSolar.in, and you are watching Navitas Solar Presents All India Solar Podcast Season 2, India's Roadmap to Net Zero. In this episode, we have invited Mr. Pranjal Pandey, who is the director of Statcon Energia. This was the most interesting conversation I ever had with any expert on the topic net zero. So let's have a look to it, try to understand from the views of Mr. Pranjal Pandey what India is trying to do in terms of achieving the target of net zero. Hello everyone, I am Ankit Sharma from All India Solar and we are here with Mr. Pranjal Pandey. Hello sir, welcome to All India Solar. Hi Ankit, thank you for having me. Please let us know about your journey in renewable energy. What was the point of inspiration and how you have taken this entire journey? And apart from that, what's your personal belief about net zero and the growing pollution and what government is trying to do? Okay. So I had started in around the year 2014 एंड उस टाइम पे इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली तो इंडिया में नेडा वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो स्टेट नोडल एजेंसीज होती हैं, तो वहाँ पे झारखंड में जा रहा था हमारा काफ़ी सारा सामान. झारखंड में जो इन्वर्टर जा रहे थे, मैंने अपने आंखों से देखा है, वो 1 किलोवाट के 48 वोल्ट के इन्वर्टर वो इतने बड़े थे जितना आज के टाइम का 10 किलोवाट का इन्वर्टर होता है. तो उस टाइम पे एकदम नई नई एडॉप्शन हो रही थी. गवर्नमेंट ने पुश अपने एंड से स्टार्ट किया था कि जितनी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, पुलिस स्टेशन हैं, थाने हैं, जंगल के अंदर जो इनके ऑफिसेज हैं, उन सबको सोलराइज किया जाए. तो एक इनिशियल पूरा फेज़ आया जिसमें ट्रायल एंड एरर के थ्रू बहुत सारी चीज़ें समझ में आई कि कस्टमर यूज़ कैसे कर रहा है. अच्छा, तो ये वाले चेंजेस करो अपने में. कस्टमर अच्छा मोटर भी लगा देता है तो फिर एक्स्ट्रा मॉसफेट लगाओ, इनिशियल सर्च ज़्यादा होगा. तो इंडिया में हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग से, एंड मी पर्सनली, कि जब से स्टार्ट हुआ सोलर इन जगहों पे लगना, ये विद बैटरी वाले की मैं बात कर रहा हूँ, तो किस किस टाइप के प्रॉब्लम्स आए, उनसे हम लोग कैसे जूझे, एंड फाइनली आज के टाइम पे जो मैं देखता हूँ कि एक बड़ा इंडस्ट्री खड़ी हो गई है इस पूरी चीज़ में. सर्विस नेटवर्क है ऑल इंडिया, ऑलमोस्ट 100 लोगों का सर्विस नेटवर्क है. कस्टमर की प्रॉब्लम्स को हम पहले ही समझ के उस चीज़ को इंटीग्रेट करके अपने इन्वर्टर में भेज रहे हैं. तो ये एक बड़ा मेजर शिफ्ट आया है ओवरऑल इंडस्ट्री में भी एंड मेरे अंदर पर्सनली भी, क्योंकि मैं उस जर्नी का पार्ट रहा हूँ स्टार्टिंग से. आप आज के टाइम पे देखें जितनी भी कंपनीज हैं ऑलमोस्ट सब उसके बाद से ही स्टार्ट हुई हैं जो सोलर में स्पेसिफिकली काम कर रहे हैं. भले ही हो सब पुरानी, बट सोलर में सबने 2012, 15, 18 के बाद ही काम करना स्टार्ट किया है. तो एक सर्टेन मैच्योरिटी आ गई है आज के टाइम पे इंडियन कंपनीज में, कि उस टाइम जो लगता था डर चाइनीज़ कंपनीज से कि अरे यार एकदम से चाइनीज़ प्रोडक्ट आ रहे हैं, सस्ते प्रोडक्ट आ रहे हैं, हाउ टू कम्पीट विद देम. आई वुड से आज के टाइम पे हम लोग एक सर्टन मतलब एक मैच्योरिटी आ गई है हमारे अंदर भी, एंड सर्टन एडवांसमेंट हो गई है हमारी टेक्नोलॉजी में भी, कि हम भी सर उठा के इनसे अच्छे से टक्कर भी ले सकते हैं. एंड आई वुड से कि ट्रांसफार्मर बेस्ड इन्वर्टर में कोई चाइनीज़ कॉम्पिटिटर भी नहीं है किसी इंडियन कंपनी का आज के टाइम पे. तो दैट वे आई फील रियली प्राउड ऑफ द जर्नी सो फार. So, what's your personal thought about net zero? क्योंकि when we see the global target of net zero, it's 2050, but India ने जो target रखा है that is 2070, and the way climate is changing, Maharashtra में solar generation because of all those things. ओके देखो यार, नेट ज़ीरो जहाँ तक बात करें तो नेट ज़ीरो तो होना ही चाहिए एंड सबको ही होना चाहिए, एंड कभी ना कभी तो होंगे ही नेट ज़ीरो. मेरे ख्याल से एंटायर एनर्जी इंडस्ट्री जो है वो एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है जब तक हम लोग एक्चुअली न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं अचीव करते, वो जो कि एनी टाइम इन हिस्ट्री इज़ जस्ट 40 ईयर्स इन द फ्यूचर. वो आज भी वही था, वो आज से 40 साल पहले भी जस्ट 40 ईयर्स ही था, एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. मुश्किल है, इतना आसान नहीं है फ्यूजन अचीव करना. तो नेट ज़ीरो इंडिया का जो टारगेट है 2070 का, इट इज़ अ वेरी एम्बिशियस टारगेट कंसिडरिंग जो साइज़ है हमारे देश का, इतना बड़ा देश है. बट जैसे मुझे लगता है कि दुनिया को लोग चाहिए इस टाइप के, जो कि इस टाइप के ऑडेशियस टारगेट सेट करें वर्ल्ड को फॉलो करने के लिए. जब तक कोई कहेगा नहीं इलॉन मस्क टाइप पर्सन कि यार हमको मार्स पे जाना है, तब तक ज़्यादा लोग सोचेंगे भी नहीं कि मार्स पे जाना है. बट समवन जिसके पास रिसोर्सेज हैं या जो देश का लीडर है, जब वो कहता है कि 2070 तक हमको नेट ज़ीरो जाना है, तो एकदम से चीज़ें रोल होने लगती है, मोमेंटम बनने लगता है इंडस्ट्री के अंदर में.
जिससे मुझे लगता है कि 3 टाइप के फ़ायदे होंगे ओवरऑल। नंबर 1 ये है कि सस्टेनेबिलिटी हमको अचीव करना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। पोल्यूशन देख ही रहे हैं हम लोग, दिल्ली में यहाँ पे बैठे हुए हैं एंड बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन के निकलते हैं। दिस इज़ नॉट अ सस्टेनेबल थिंग जो कि हमारे बच्चे या उनकी जनरेशन, उनके आगे वाली जनरेशन रह पाएगी इस टाइप में। बचपन से कोई अगर पार्टिकुलेट मैटर लंग्स में जाएगा तो इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। तो इसलिए ज़रूरी बहुत है नेट ज़ीरो होना। नेट ज़ीरो होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो सेकेंड पॉइंट पे आते हैं टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, कि जब इतना अच्छा टारगेट दे दिया गया है तो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं आज ही के दिन से, ताकि हम वहाँ तक अचीव कर पाएँ। तो मेजर इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, मेजर स्टोरेज है, मेजर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है एंड मेजर सोर्सेज हैं, जिसमें बायोमास आ गया, आपका सोलर आ गया, आपका विंड आ गया, हाइड्रोजन आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो उनमें एडवांसमेंट आज ही के टाइम से हो रही हैं। बट अगर कोई इतना बड़ा टारगेट ही नहीं रखे तो एडवांसमेंट्स कोई सोचेगा ही नहीं, सब लोग अभी के टाइम में ही उलझे रहेंगे कि आज हम लोग आज की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। बट एटलीस्ट नाउ वी आर वर्किंग टुवर्ड्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द फ्यूचर। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, जो कि मुझे लगता है कि ज़रूर हो जाएगा, 2070 नहीं हो सकता, उससे पहले ही हो जाए। एंड लास्टली जो मेरा पॉइंट है दैट इज़ विद रिगार्ड्स टू एनर्जी फ्रीडम। तो मैं जस्ट एक छोटा सा आर्टिकल अंकित कोट करना चाहूँगा तुमको। यूएस के एक पर्सन ने ही लिखा था, उसमें था कि पहले वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कंजर्वेशन पे लगा रहता था अपने घर में, कि अगर एसी ऑन करके कोई कमरा खोल के बाहर चला गया तो चिल्लाता था कि कमरा क्यों तुम्हारा खुला है, एसी बंद करके नहीं जा सकते थे, लाइट क्यों ऑन है। तो पूरे टाइम घर वालों से लड़ाई करता रहता था वो। फिर उसने कहा यार मैंने अपने यहाँ 10 किलोवाट का सोलर लगाया और वहाँ पे स्टोरेज नहीं है तो वो ग्रिड में भेजता है एनर्जी और वापस ले लेता है ग्रिड से। तो उसका कहना तो ऑलमोस्ट हर महीने मेरे को एक्सेस बिजली में ग्रिड में एक्सपोर्ट ही करता हूँ, तो मेरा बिल जीरो आता है, इवन द यूटिलिटीज पे मी फॉर द एक्सेस थिंग। तो कह रहा कि इतनी फ्रीडम आ गई एकदम से लाइफ में, लाइफ आसान सी लगने लगी है कि अब मतलब वो सब टेंशन खत्म हो गई, आई कैन कंसंट्रेट ऑन अदर थिंग्स। एनर्जी अपनी नीड के हिसाब से यूज़ करता हूँ रादर देन ये हमेशा फील करना कि यार एसी चला दिया तो मैं एक तरह लिटरली मैं धरती माँ को मार रहा हूँ अगर मैंने एसी चला दिया, तो लाइट एक्स्ट्रा कहीं ना ऑन छूट जाए। बट कह रहा है अब मैं लाइट ऑन रखता हूँ, आई एम जनरेटिंग माई ओन एनर्जी, तो इट्स गिव्स अ सर्टेन काइंड ऑफ फ्रीडम। ईवी व्हीकल खरीद लिया मैंने ताकि तेल का खर्चा ना करना पड़े, मेरी एक्सेस बिजली मैं गाड़ी चार्ज कर लेता हूँ। तो मुझे लगता है कि नेट ज़ीरो का जो प्रमोशन है ना, वो बेस्ट इस टाइप के जो कस्टमर्स हैं, जैसे जैसे वो और लोगों को ये चीज़ बताएंगे एंड इंडस्ट्री को ये चीज़ समझ में आएगी कि व्हाट रियली इज़ एनर्जी फ्रीडम, तो नेट ज़ीरो हम कहीं ज़्यादा जल्दी पकड़ सकते हैं। क्योंकि आई एम अ फुल इवेंजलिस्ट ऑफ सोलर, मैं सबको पकड़ पकड़ के बताता हूँ सोलर की खूबियाँ, नॉट जस्ट बिकॉज आई मेक इट, बट मैंने अपने घर में भी लगाया है, मेरे दोनों ऑफिस में भी लगाया है, हर जगह लगा हुआ है एंड मैं उसकी बेनिफिट रीप कर रहा हूँ। तो नेट ज़ीरो रादर देन, सरकार ने तो चलो एक टारगेट सेट कर दिया बट वो इंडस्ट्री के लिए है, पब्लिक तो अपने आप ही अडॉप्ट करने लगेगी थ्रू मार्केटिंग या थ्रू जनरल एजुकेशन। तो आई एम वेरी होपफुल कि 2070 तो देर का बता दिया और जल्दी ही हम लोग नेट ज़ीरो अचीव कर लेंगे। So, coming to the energy crisis of India, अभी कुछ टाइम पहले कोल का जो ना दिक्कत हो गया था, we were at a point कि शायद हम पावर जनरेट भी ना कर पाए। And I personally believe that microgrids can solve that energy crisis, that जो गैप है एनर्जी का इंडिया में, जनरेशन का और डिमांड का, उसको microgrids in the Indian energy market. ओके, माइक्रोग्रिड्स में स्टैटकॉन एनर्जिया जो कंपनी है हमारी, काफ़ी एक्सटेंसिवली हम लोग वर्क कर रहे हैं। हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली प्रोवाइड करते हैं। तो ऑलमोस्ट हज़ार ऐसे केसेस हैं जहां डायरेक्टली हम लोगों ने माइक्रोग्रिड का इन्वर्टर दिया है एंड बहुत सारे कई हज़ार ऐसे और केसेस हैं जहां जनरल इन्वर्टर लोगों ने हमारे लेके माइक्रोग्रिड में लगाए हैं। तो वी हैव गुड इनफ डेटा टू अंडरस्टैंड कि हाउ माइक्रोग्रिड विल इफेक्ट इन द फ्यूचर एंड मार्केट क्या है उसकी। तो फॉर द पर्पजेज ऑफ डिस्कशन मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, एक रूरल माइक्रोग्रिड, एक अर्बन माइक्रोग्रिड। तो रूरल माइक्रोग्रिड का फ़ायदा समझने के लिए हमको एक बार ये देखना होगा कि रूरल में इंडस्ट्री क्यों नहीं होती है। तो रूरल में अगर मान लो कोल्ड स्टोरेज में लगा रहा हूँ या मैं कोई टेक्सटाइल की यूनिट खोल रहा हूँ, तो मेजर रिक्वायरमेंट उसकी बिजली की होती है, राइट? बिजली है ही नहीं एंड पुअर विलेजर कैन नॉट अफोर्ड सच ए हाई कॉस्ट ऑफ अ रनिंग कॉस्ट ऑफ अ डीजी सेट, जो डीजल जनरेटर रन होता है जो हम लोग कर लेते हैं, बट फिर वहाँ बहुत हाई कॉस्ट हो जाती है। बिजली की कॉस्ट वहाँ पे क्या होती है, कुछ नहीं होती, 6 रुपये होती है एंड डीजल की कॉस्ट 30 रुपये पर यूनिट हो जाती है। तो इट एंटायर बिजनेस बिकम्स अनवाइबल। तो सोलर है और जो माइक्रोग्रिड है ये 24/7 बिजली, जितने भी माइक्रोग्रिड प्रोवाइडर्स हैं ये 24/7 बिजली आपको जस्टिफाई करके देते हैं, मतलब इसी बेसिस पे आप उस माइक्रोग्रिड का पार्ट बनते हैं।
तो इंडस्ट्री को ग्रो करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो जो माइग्रेशन हो रहा है आज के टाइम पे फ्रॉम विलेजेस टू अर्बन एरियाज, आई फील एक तो ये स्टॉप होगा, लोग अपनी रूट्स जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे रह के मतलब इतना साधन होगा उनके पास कि यार पूरी इंडस्ट्री खोल सकते हैं। टेक्सटाइल यूनिट अगर मुझे चलाना है तो मेरे पास एट डिमांड, एज माई डिमांड ग्रोज, एंड अभी मेरी प्रेजेंट डिमांड के हिसाब से बिजली मुझे इमीडिएटली मिल जाएगी। ये जितने भी यूनिट्स होते हैं माइक्रो ग्रिड्स रूरल के, उन्हें स्केलेबल होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि 50 किलोवाट का आपने सिस्टम लगा दिया तो 85 किलोवाट का लोड लग सकता है। यू नीड टू हैव द एबिलिटी टू कि आप स्केल कर लो। आप भी आना चाहते हो, अच्छा आपके ऊपर सोलर लगा के आप भी मेन ग्रिड में आ जाओ, आप भी माइक्रो ग्रिड में आ जाओ। तो इस टाइप का सिस्टम बहुत अच्छा चल रहा है आज के टाइम पे, जहाँ पे हम लोगों ने इन्वर्टर्स दिए हैं। जैसे कुछ कंपनीज है, जैसे OMC है, हस्क पावर है, तो ये इस टाइप का सिस्टम हमसे लेके काम कर रहे हैं आज के टाइम पे। तो वो स्केल हो सकता है सिस्टम, और लोग उसमें ऐड हो सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपकी ग्रोथ स्टंट नहीं हो रही है एट एनी गिवन टाइम। तो एक तो ये बड़ा मेजर फ़ायदा है आज के टाइम पे रूरल माइक्रोग्रिड का। तो कंपनीज क्या करती हैं, एक बेस एंकर लोड ले लेती हैं। फॉर एग्जांपल टेलीकॉम कंपनी मेन हो गई उनकी, एंड आसपास के पूरे गांव को इलेक्ट्रीफाई कर दिया उन्होंने साथ में। तो टेलीकॉम से उनकी एक रेगुलर इनकम गारंटीड हो जाती है, एंड गांव वाले जितने भी हैं उनके साथ प्रीपेड मीटर लगा के एडवांस में एक तरीके से आपके पास पैसा आ जा रहा है। तो इट इज़ अ रियली गुड बिजनेस मॉडल इफ एनीवन वांट्स टू वर्क फर्दर ऑन दिस। एंड हम लोग काफ़ी डेडिकेटेड इसके लिए चीज़ भी बनाते हैं। एंड जस्ट वन मोर पॉइंट टू ऐड हेयर, हम लोगों ने एक प्रोडक्ट बनाया था अभी, एनर्जी कॉरिडोर। तो उससे अब हम लोग 2 गाँव को भी कनेक्ट कर सकते हैं आपस में माइक्रो ग्रिड से, जहाँ पे वहाँ भी बिजली नहीं है, यहाँ भी बिजली नहीं है, दोनों में माइक्रो ग्रिड एक बना दी हम लोगों ने, और दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो मान लीजिए विलेज नंबर 1 एक्सेस पावर प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो विलेज नंबर 2 को वो पावर डायरेक्टली भेज सकता है, वो अपनी बैटरी वगैरह चार्ज कर ले, एंड वाइस वर्सा कैन ऑल्सो बी डन। तो इस टाइप का जो मॉडल है, जो टेक्नोलॉजी से हम लोगों ने एक सोल्यूशन दिया है आज के टाइम पे रूरल माइक्रोग्रिड में, मेन पार्ट इसका ये है कि इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से ग्रो कर सकती हैं, एंड अर्बन सिटीज नीड नॉट बी द ओनली सेंटर्स ऑफ ग्रोथ इन द कंट्री। तो ये एक बड़ा मेजर डेवलपमेंट के पार्ट के अंडर में आ जाता है रूरल माइक्रोग्रिड का। तो ये तो एक चीज़ हो गई। सेकेंड वाला जो आपका पॉइंट था, माइक्रोग्रिड विद रिलेशन टू अर्बन सेंटर्स, आई वुड से, तो अर्बन में माइक्रोग्रिड हम लोग माइक्रोग्रिड ना कह के थोड़ा अलग तरीके से उसको कुछ नाम दे सकते हैं, जैसे वर्चुअल पावर प्लांट होता है, राइट। तो वर्चुअल पावर प्लांट का कॉन्सेप्ट में आप ग्रिड से डिस्कनेक्ट मत होइए, आप ग्रिड को रखिए। ग्रिड आपकी दोस्त है, जब आपको चाहिए आप ग्रिड से ले सकते हैं। बट मान लो ये पूरे जितना मैं सेक्टर में हूँ, हर एक बिल्डिंग के ऊपर में सोलर लगा हुआ है, हम लोग मेन ग्रिड से भी कनेक्टेड हैं, बट हम मेन ग्रिड बहुत ही कम शायद यूज़ करें, क्योंकि हम सब सोलर जनरेट कर रहे हैं। एक कम कर रहा है, एक ज़्यादा कर रहा है, तो वो उसको दे दे, वो तीसरे को दे दे, वो चौथे को दे दे। तो हम सब लोग एक वर्चुअली माइक्रो ग्रिड के अंदर ही हैं। बट मान लीजिए कभी ऐसा एडवर्स वेदर कंडीशन आ जा रही है, तब हम लोग इमीडिएटली ग्रिड से पावर ड्रॉ कर सकते हैं। एंड ऑल्टरनेटली मान लीजिए सबका लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पूरे शहर का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, गर्मी का टाइम है, तो हम लोग डिस्कॉम को उल्टा बिजली भी भेज सकते हैं। डिस्कॉम कैन आस्क अस कि टू सप्लाई पावर ऑन द ग्रिड, जिससे ओवरऑल शहर का लोड रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाए एंड इनका सोर्स बढ़ जाए, एंड हम लोकली इनको पावर प्रोड्यूस करके दे रहे हैं। तो हो सकता है मेरी बगल वाली कंपनी को पावर चाहिए, मैंने लॉसलेस, ऑलमोस्ट लॉसलेस ट्रांसमिशन से उसको बिजली प्रोवाइड कर दी। वरना आप सोचो कितने 100 किलोमीटर दूर से बिजली आती है, अच्छा खासा लॉस होता है, यहाँ मैं बगल में दे सकता हूँ। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ। तो आई वुड नॉट से डिस्कनेक्ट द ग्रिड, but again this is a virtual kind of a microgrid which will definitely work in the urban centers and which will also help the discoms in a big way. So definitely microgrid is the way to go forward. So and over the time आप लोगों ने काफी अच्छे एडवांसमेंट होते हुए देखा है, एंड राइट नाउ इंडिया उस फेज में जहां पर इंडिया अपना इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग को ग्रो कर रहा है, बट साथ ही साथ अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को भी ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, सो दैट और भी दूसरे कंट्रीज से कोलैबोरेशंस हो सके। हाउ यू सी दिस पर्टिकुलर थिंग, कैसे आप इस ग्रोथ को कैसे देख रहे हो? गवर्नमेंट कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, एंड ऑन द सेम साइड R&D को कैसे सपोर्ट कर रही है इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर? ओके गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट एक लिमिटेड रोल में होती है किसी भी इंडस्ट्री में, एंड आई फील कि अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं दे आर गुड इनफ। हम लोग को क्या है, हम लोग को रिजल्ट्स एकदम इंस्टेंटली चाहिए होते हैं किसी भी चीज़ में, तो वो चीज़ भले ही नहीं हो पा रही, बट आई सी कि गवर्नमेंट का एक लॉन्ग टर्म विजन है कई चीज़ों को करने का। जैसे फॉर एग्जांपल रिन्यूएबल में PLI स्कीम जो आई है, दैट इज़ फॉर द बैटरीज एंड दैट इज़ फॉर द सोलर पैनल। अच्छी चीज़ ये की है कि एडवांस सेल केमिस्ट्री को PLI मिला है रादर देन ओनली लिथियम को,
क्योंकि ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कह सकते हम कि यही बैटरी अच्छी है हर एप्लीकेशन के लिए, बहुत सारी बैटरीज अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अच्छी हैं। तो जिन भी कंपनीज को मिला है हमको, आई थिंक मे बी 1 or 2 years डाउन द लाइन बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे इससे। अच्छी क्वालिटी ऑफ बैटरीज मेड इन इंडिया विद प्रॉपर वारंटीज, एंड ऑफ कोर्स दे विल बी वेरी इकोनॉमिकल बिकॉज दे आर बीइंग मेड इन इंडिया। तो ये जैसे ही अवेल होने लगेंगे ना, आपको खुद ही दिखेगा कि अडॉप्शन काफ़ी बढ़ गया है इन सब चीज़ों में। although admittedly this will result in few of the MSMEs being shut down, क्योंकि आप देखो ना, अभी छोटी छोटी कंपनीज बहुत सारी लिथियम बना रही हैं आज के टाइम पे इंपोर्ट करके, बट जब समवन लाइक एक्साइड जो कि बहुत बड़ा अपना प्लांट खोल के गीगावाट लेवल पे अगर बैटरीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं गीगावाट आवर पे, तो ऑफ कोर्स थोड़ा रोल चेंज हो जाएगा इन MSMEs का। ये लोग डायरेक्टली सेल बाहर से ना लेके इंडियन मैन्युफैक्चरर से लेके पूरा बैटरी बैंक तैयार कर सकते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज अलग टाइप की अराइज होंगी। तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्कीम, पैनल में भी दिस इज़ अ वेरी गुड स्कीम। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में गवर्नमेंट की स्कीम की बात करूँ तो जैसे गवर्नमेंट ने अच्छे स्टेप्स लिए हैं, आपके स्ट्रिंग इन्वर्टर पे जैसे इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है अभी, दैट इज़ अ गुड स्टेप। इससे सारे ही मैन्युफैक्चरर्स, ऑल ऑफ हुम आई नो, सब लोगों ने वर्किंग स्टार्ट कर दी अपनी स्ट्रिंग इन्वर्टर पे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पहले क्यों नहीं वर्किंग हो रही थी स्ट्रिंग इन्वर्टर में, बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी रियली चीप, and to spend so much money on them, on that particular product and reach that kind of technology में इसमें टाइम लगता, क्योंकि कैपिटल होता है लोगों के पास में, बट इतना रिस्क कैपिटल नहीं होता कि आप बनाओ पूरा प्रोडक्ट और मार्केट में जब आप लाओ तो चाइनीज़ ने क्या किया, आपको मारने के लिए दाम एकदम कम कर दिया। तो देन यू हैव टू मतलब रियली हैव डीप पॉकेट्स कि आप वो एग्रेशन वाला पीरियड पूरा विथस्टैंड कर पाए। तो अब होने लगी है वाली चीज़, स्ट्रिंग इन्वर्टर बहुत लोग बना रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट एक सर्टेन लेवल तक आके हो जाएगा। तो एक छोटी सी चीज़ जो गवर्नमेंट में भी और कर सकती है विद रिगार्ड्स टू हेल्पिंग मैन्युफैक्चरर्स इज़ दैट कुछ कंपोनेंट्स हैं और जो छोटे लेवल के होते हैं जो कार्ड के अंदर लगते हैं या इन्वर्टर के अंदर जो डायरेक्ट रॉ मटेरियल लगता है, उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी ज़ीरो करके सेमी फिनिश गुड और फुल फिनिश गुड पे और बढ़ा दें। जैसे स्ट्रिंग इन्वर्टर में है, बट ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर में आज के टाइम पे नहीं है। तो उसमें ड्यूटी बढ़ने से क्या होगा कि फिर डाउन द लाइन की हमारी वैल्यू और बढ़ जाएगी। कार्ड, अभी लोग कार्ड सीधा सीधा मंगा लेते हैं, मान लो PCB कार्ड है जैसे, तो उसमें ज़ीरो ड्यूटी है तो वो डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेते हैं। बट फिर क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री और ब्लूम कर जाएगी, क्योंकि पूरा पूरा कार्ड आपको बनाना ही पड़ेगा इंडिया में, क्योंकि रॉ मटीरियल पे ड्यूटी कम हो गई। तो इट मेक सेंस कि आप उसको ज़ीरो ड्यूटी पे ले लो, कार्ड पूरा यहीं मैन्युफैक्चर करो और दो, तो एक पूरा लेवल इंडिया में अच्छा डेवलप हो जाएगा PCB कार्ड मैन्युफैक्चरिंग का, जो कि आज के टाइम में थोड़ा कम है। It could have been much better. And coming to your second point about the R&D that is happening in India in power electronics and what government is doing to support it, तो इसमें क्या है कि आज के टाइम पे वही जैसे मैं रिस्क कैपिटल वाला आपको पॉइंट बता रहा था कि इतना फंड नहीं होता है कि लॉन्ग टर्म R&D करने के लिए, जिसका मल्टीपल रीज़न है। मतलब मैं एक पर्सनल पॉइंट अगर इसमें बताना चाहूँ तो मैंने बहुत एंटरप्रेन्योर से बात की इन इंडिया जो कि कर रहे हैं हमारी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में ही काम। तो एक इंजीनियर्स की ना बड़ी बुरी बीमारी होती है, सबको लगता है कि सामने वाले से ना दाम कम करके ऑर्डर ले लो। तो बिकॉज एन इंजीनियर कैन डू इट, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ना पूरी ओनर ड्रिवन होती है, तो जो भी ओनर होते हैं ना उनको लगता है कि अरे नहीं यार ये चेंज कर देंगे, वो चेंज कर देंगे, ऑर्डर मिल जाएगा इतने कम दाम पे। बट ग्लोबली आप इसी चीज़ को देखो कि हाउ अ लॉट ऑफ बिग कंपनीज वर्क, इसकी प्रोडक्ट सारे अच्छे दाम पे होते हैं। मतलब प्रॉफिट नीड्स टू बी देयर, नॉट बिकॉज कि ओनर को चाहिए सारा पैसा, बट बिकॉज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नीड्स अ लॉट ऑफ कैपिटल फॉर R&D ऑल द टाइम। हर समय R&D हो रही होती है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। शायद ही कोई ऐसी कंपनी हो जिनका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर भी हो और R&D फैसिलिटी ही ना हो उनके यहाँ पे। ये मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ये वाला स्टेटमेंट, राइट। तो होता क्या है कि अब हमें फंड लेने के लिए भी R&D में काफ़ी इनोवेशन दिखानी पड़ती है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी हैव डन की डिपार्टमेंट, एंड आई एम श्योर इफ एनीवन एल्स इज ऑल्सो लिसनिंग, वो कर सकते हैं ये, कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आप अपनी लैब रिकग्नाइज करवा लीजिए। उससे क्या है, नाउ देन यू बिकम एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट फंड्स। अगर कोई रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है, किसी एकेडमी को कोई प्रोजेक्ट मिला है, किसी इंस्टीट्यूशन को कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो आप उनके साथ टाई अप करके फंड ले सकते हैं उस प्रोजेक्ट के अंडर में। इससे क्या है, इससे थोड़ा सा आपको रिस्क कम हो जाता है ओवरऑल प्रोजेक्ट का। सेकेंडली ये पैटर्न है अक्रॉस इंडस्ट्री, बहुत सारी कंपनीज इस तरह से स्टार्ट होती हैं कि कॉलेज में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किसी ने बनाया, PhD कैंडिडेट या MTech कैंडिडेट ने, उसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करके उन्होंने फिर कंपनी अपनी स्टार्ट की, कुछ फंड लिए, उससे स्टार्ट किए। तो जो जर्मिनेशन ऑफ द आइडिया होता है, जो सीड ऑफ द आइडिया होता है, वो आता है आपके कॉलेजेस से ही।
जहाँ पे अच्छी हाई लेवल रिसर्च हो रही होती है. तो इफ इंडस्ट्री हैज़ अ बेटर टाई अप, हैज़ अ बेटर कम्युनिकेशन विद टॉप इंस्टीट्यूट्स ऑफ अक्रॉस इंडिया, तो क्या है कि आपको दिखेगा, एंड आई हैव डन द रिसर्च फॉर दिस, कि दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल फॉर्म ऑफ R&D दैट यू कैन डू. वही इंजीनियर जो आज के टाइम पे PhD में स्टाइपेंड 50,000 ले रहा है, वो इंडस्ट्री में आते ही उसकी सैलरी 1.5 लाख हो जाती है. और मैं पर मंथ की बात कर रहा हूँ ये एनुअल मत समझना. तो इट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ R&D. इट इज़ द, यू गेट द ब्राइटेस्ट इंजीनियर्स हु आर लुकिंग फॉर कंपनीज कि यार कोई तो बताओ क्या प्रोजेक्ट बनाना है या हमें इंडस्ट्री से टाई अप करा दो. तो आई वुड एनकरेज एवरीवन कि आप लोग और कॉलेजेस के साथ टाई अप करें, बिकॉज कॉलेजेस के पास अच्छे फंड है आज के टाइम पे, एंड ये फंड्स आप भी यूटिलाइज कर सकते हैं इन अ वेरी लीगल मैनर. गवर्नमेंट वांट्स यू टू यूज दिस फंड. जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ R&D की बात हो रही थी वो यही है. तो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस खुली हैं, जैसे टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब है जो IITs में है, तो यू कैन मेक यूज़ ऑफ दैट. आप इनसे बात करके काम कर सकते हैं. दैट वुड रियली हेल्प. ये मेरा मानना है. एंड लास्ट पॉइंट विद रिगार्ड्स टू R&D वुड बी दैट आज के टाइम पे इफ एनीवन सेज कि यार इतने पैसे लगते हैं प्रोजेक्ट बनाने में, तो आई नो फॉर अ फैक्ट कि उसमें आधे से ज़्यादा पैसा सैलरी देने में जाता है ऑफ दीज, बिकॉज दीज आर VC फंडेड स्टार्टअप्स एंड दे हैव मनी टू बर्न. तो तुम सुना होगा यार, सैलरीज एग्जॉर्बिटेंट लेवल्स पे पहुंच चुकी है आज के टाइम पे R&D इंजीनियर्स की. रिसेशन आने से मुझे लगता है एक फ़ायदा MSMEs को होगा कि थोड़ा मार्केट में टैलेंट अवेलेबल होगा एटलीस्ट विद रिगार्ड्स टू R&D इंजीनियर्स. वरना स्टार्टअप्स में जाके हम लोग सब 10 मिनट ऐप पे तो काम कर लेते हैं, बट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट एंड इट हैज़ अ ब्राइट फ्यूचर. तो अगर आपको फिर भी लगे किसी को कि यार स्टार्टिंग में थोड़ी सैलरी कम है, मे बी यार 1 लाख नहीं हो पाएगी, बट डाउन द लाइन बिलीव मी वो इट विल ग्रो मच बियॉन्ड व्हाट द स्टार्टअप्स आर ऑफरिंग, जस्ट बिकॉज दिस फील्ड इज सो बिग एंड सो फुल ऑफ, आई वुड से, मतलब करंट टेक्नोलॉजीज बहुत एडवांस्ड है इसमें एंड फ्यूचर का बहुत काम हो रहा है, तो इट विल रियली हेल्प देम. That was amazing thing information from your side, जो of course इस इन steps को use किया जा सकता है. And of course जो भी सुन रहे हैं इस podcast को देख रहे हैं, they I would recommend कि आप please इन points को note कीजिए और उस पर implement करने की कोशिश कीजिए. Now as you know that जो हमारा podcast है that is all about leading India towards net zero. Net zero कोई it's a lifestyle. It's something which you have to achieve. Of course, energy and transportation are big part of that. Yes. But उसके अलावा भी पर्सनल लेवल पे हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारा जो क्या प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं डेली बेसिस पर, कहीं अगर जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं कुछ खरीदने, तो प्लास्टिक के बजाय वी कैन कैरी अ नॉर्मल बैग. बहुत सारी चीजें इसमें ऐड अप होती है. सेम थिंग गोज टू द ऑर्गेनाइजेशन लेवल एज वेल, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन अपने स्ट्रेटेजीज डेवलप कर रहे हैं एंड अपने एम्प्लॉइज को एजुकेट कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें बना रहे हैं और नेट जीरो के लिए चाहिए. क्या स्टैटकॉन इन सब चीजों के बारे में सोच रहा है या फिर ऑलरेडी कुछ प्लान कर चुका है या आगे कुछ का प्लानिंग है? व्हाट्स गोइंग ऑन? ओके, येस, डेफिनेटली प्लानिंग है. वी आर अ रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी एंड हम लोग जो भी करते हैं हम लोग इसी एम से करते हैं कि अल्टीमेटली ओवरऑल नेट जीरो हो एंड सरप्लस ही हो. सरप्लस इज नेवर बैड, सरप्लस इज ऑलवेज गुड. सरप्लस तक हम लोग पहुंचे किसी तरीके से. ऑफ कोर्स इट टेक्स अ जायंट एफर्ट यार. देखो कोई भी इंडस्ट्री में हम लोग को लगता है सोच के कहने में कि यार इतना सा अगर सोलराइज कर दें वर्ल्ड का पैच तो पूरी दुनिया में बिजली आ जाएगी, बट हम लोग क्योंकि इंडस्ट्री में है तो वी नो कि बहुत बहुत ज़्यादा लोगों का एफर्ट लगेगा, बहुत देशों का एफर्ट लगेगा, बहुत जियो पोलिटिकल सिनेरियोज को ओवरकम करना पड़ेगा ताकि हम लोग इस स्टेप में पहुंच पाए. तो हो सब कुछ सकता है, इट इज़ जस्ट कि कैसे होगा. बट अगेन वी कैन नॉट, हम लोग अंडरमाइन नहीं कर सकते फ्यू मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स एंड वी कंसिडर ourselves also to be one of those few very motivated companies जो कि लग गए हैं इस पूरे काम में करने में. एंड हमने ये नोटिस किया है कि इंडिया में या किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में जो भी सोल्यूशन होना चाहिए वो उस जगह को सूट करना चाहिए. इट शुड बी कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर एरिया. फॉर एग्जांपल इंडिया की अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं आज के टाइम जिसमें सोलर लग रहा है बहुत सारा. अब फ्रैंकली अगर मुझे डिज़ाइन करना होता ये वाला प्रोजेक्ट तो आई वुड नेवर गो प्योरली फॉर सोलर, क्योंकि हाइड्रो पोटेंशियल बहुत हाई है नॉर्थ ईस्ट का. तो हम लोग रादर माइक्रो हाइड्रो
इस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम करें। अगर हम लोग कोस्टल बेल्ट पे काम कर रहे हैं तो भी हम सोलर हटा के विंड पे बहुत सारा काम कर सकते हैं, क्योंकि सोलर के लिए एनीवे बहुत सारी जगह है हमारे पास में। तो कई बार क्या होता है, सरकार स्ट्रेट अवे कह देती है एंड चीज़ें लगनी स्टार्ट हो जाती हैं, बट हम लोग अपने लेवल पे नेट ज़ीरो के लिए ये ट्राई कर रहे हैं कि यार जहाँ के लिए जो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है हम उनको वही ऑफर करें, वो सबसे मैक्सिमम बेनिफिट देगा आसपास की कम्युनिटी को। इंडिया में एक अच्छा हिस्ट्री रही है ऑफ मेकिंग प्रोडक्ट्स जो कि इंडिजिनसली डेवलप्ड है, इंडिजिनस नीड्स के लिए, इंडिया की नीड्स के लिए ही जो डेवलप हुई हैं। मैं एक इसका अच्छा एग्जांपल देना चाहूँगा, तुमने भी देखा होगा, एक पिजन चॉपर आता है किचन में, वो जिससे प्याज या आलू छील सकते हैं, वो एकदम से कट कर देता है पूरी चीज़ को। अब दैट्स अ प्योरली इंडियन इन्वेंशन एंड दैट इज़ रियली हेल्पिंग हाउस होल्ड्स अक्रॉस द नेशन। इंडिया में ही पल्सर में DTS FI आया था, फ्यूल इंजेक्शन वाला पार्ट, उससे बाइक्स कितनी, पल्सर कितनी हिट हो गई थी, बजाज की सारी बाइक्स में आ गया था, वर्ल्ड ओवर कॉपी हुआ उनका वो वाला इन्वेंशन, क्योंकि इंडिया में था यार फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ानी है और अपने को इनिशियल थ्रस्ट भी चाहिए बाइक में, तो फ्यूल इंजेक्शन बहुत फेमस हुआ। ऐसे ही होम इन्वर्टर्स की अगर मैं बात करूँ, इंडिया में जो आए थे, जो कि सुकैम ने और लुमिनस ने और माइक्रोटेक ने अच्छे से बेचे इनिशियली, तो दैट वाज अ वेरी इंडियन थिंग कि लो कॉस्ट 500 VA 750 VA में एक बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट आपको पूरा पूरा मिला, जो कि घरों में आज तक यूज़ हो रहा है। मतलब मैं सच बताऊं तो डिज़ाइन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुई है सिंस 2000 अर्ली 2000, अभी तक वैसी है, बट चल रहा है बिकॉज इट इज़ एन इंडियन इन्वेंशन विच पीपल आर लाइकिंग। कई लोगों को कॉस्ट मेजर फैक्टर होता है, उनके लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये वाला। तो इसीलिए हम लोग जो भी कर रहे हैं आज के टाइम पे नेट ज़ीरो में वहाँ पे वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडियाज़ नीड्स आर इंडियाज़ नीड्स। ग्लोबल प्रोडक्ट अगर कोई है, हो सकता है कुछ जगहों पे चल जाए इंडिया में, बट इट हैज़ टू बी कस्टमाइज्ड अकॉर्डिंग टू आर नीड्स। तो फॉर एग्जांपल हम लोग नेट ज़ीरो के लिए पर्टिकुलरली 3 वर्टिकल्स में काम कर रहे हैं अच्छे से। एक है कि सोलर में हम लोग लार्ज रेटिंग के इन्वर्टर्स बना रहे हैं। लार्ज रेटिंग के इन्वर्टर से फ़ायदा अपने को ये है कि हम लोग यूटिलिटी के साथ बिजली ले दे सकते हैं। लार्जर इन्वर्टर्स बड़ी बैटरी के साथ पूरी पूरी इंडस्ट्री को नेट ज़ीरो बना सकते हैं, एक पूरी फैक्ट्री को चला सकते हैं विदाउट हैविंग द नीड टू यूज़ DG सेट्स। तो DG सेट एलिमिनेशन इज़ अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव विद रिगार्ड्स टू सोलर जितना भी हम लोग लगा रहे हैं। सेकेंड, हम लोग EV चार्जर्स जैसे काफ़ी सारे डेवलप कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स EV चार्जर स्टेशन का अगर कभी भी तुम इकोनॉमिक्स देखो तो बहुत महंगा होता है EV चार्जर। 100 किलोवाट 50 किलोवाट का EV चार्जर वुड बी एनीवेयर से 20 लाख या 18 लाख का, वेयर एज वी नो कि यार हम सोलर बेचते हैं, जो सोलर इन्वर्टर बेचते हैं 50 किलोवाट का, दैट इज़ 5-6 लाख ओनली। तो वी नो दैट द कॉस्ट हैज़ द पोटेंशियल टू कम डाउन, एंड EV चार्जर जब इंडिया में बनेंगे, इंडिया के लिए बनेंगे, तो उसकी कॉस्ट काफ़ी कम हो जाएगी, हो ही जाएगी उसकी कॉस्ट काफ़ी कम। तो एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट एक्साइटिंग आई फील इज़ द हाइड्रोजन रेक्टिफायर्स। तो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन इंडिया में अच्छे स्टेप्स ले लिए गए हैं एनीवे अभी हाइड्रोजन के लिए काफ़ी कंसर्टेड एफर्ट है, नीति आयोग की स्कीम आ गई है पूरी। तो हाइड्रोजन में बहुत काम हो रहा है एकदम से, एंड हाइड्रोजन में हमको इंडिजिनाइज करनी ही पड़ेगी चीज़, नॉट जस्ट ताकि हम इंडिया में इकोनॉमिकल बना पाएँ, ताकि बट क्योंकि हम वर्ल्ड में एक्सपोर्ट कर पाएँ अपनी टेक्नोलॉजी को और अपने प्रोडक्ट्स को। हाइड्रोजन एक यूटोपियन ड्रीम है, एकदम टेक्नोलॉजी है, everyone knows how to make it, people know how to transport it. It will just take a gargantuan amount of coordination among the entire country and among the world ताकि हाइड्रोजन लोगों तक आ पाए, एंड वही अल्टीमेट एम है इस पूरी चीज़ का। तो हम लोग हाइड्रोजन में अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, मेगावाट लेवल पे। तो आई फील कि एक तरफ से ट्रांसपोर्टेशन सॉल्व हो गया, स्टोरेज सॉल्व हो गया, एंड जनरेशन भी हम लोग अगर सॉल्व कर दें तो एक ओवरऑल इकोसिस्टम को नेट ज़ीरो के पास पहुंचाने में काफ़ी मदद मिलेगी। एंड ये ऑफ कोर्स बूंद होगा एक बहुत बड़े समुद्र में, बट बूंद तो बूंद है, आई एम श्योर किसी ना किसी की प्यास बुझेगी, तो इट विल बी रियली गुड। तो वी आर मेकिंग गुड एफर्ट्स इन दैट रिगार्ड्स। थैंक यू प्रांजल जी फॉर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी रिगार्डिंग कैसे इंडस्ट्री इन्वॉल्व हो रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है। ऑफ कोर्स इट्स अ कम्युनिटी थिंग, एक कोलैबोरेशन है जहाँ पे पब्लिक को, प्राइवेट सेक्टर को एंड गवर्नमेंट सेक्टर को, तीनों को साथ में आगे काम करना पड़ेगा। एंड एज यू राइटली से कि उसे तो पहुंचना ही है, नेट जीरो को टारगेट को तो हमें पहुंचना ही है, आज नहीं तो कल वो हमें पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड थैंक यू फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन व्हिच यू हैव गिवन। जस्ट वांट यू टू से दैट और ऑल इंडिया सोलर हमारा ऑब्जेक्टिव है लोगों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेट करें अबाउट पावर जनरेशन, कंजम्पशन एंड स्टोरेज, बिकॉज इन सबको मिलाकर नेट जीरो के बारे में बात किया जा सकता है। सो थैंक यू फॉर गिविंग ऑल दिस इन्फॉर्मेशन।
थैंक यू अंकित एंड रियली कमेंडेबल जॉब ऑन द पॉडकास्ट. एक्चुअली आज की नीड है कि थोड़ा हम लोग और एजुकेट करें लोगों को कई चीज़ों को लेके. हम लोग को सब कुछ नहीं आता, बट जहाँ से जो भी नॉलेज मिल रही है ना, अल्टीमेटली इट विल कंट्रीब्यूट टू समथिंग गुड, एंड ऑफ कोर्स यू आर प्लेइंग ए गुड पार्ट इन इट. Thank you for your time. थैंक्स.